तो तो क्लास नेस्टेड क्वांटिफायर्स के बारे में हम पढ़े थे। नेस्टेड क्वांटिफायर्स में हमने जब क्वांटिफायर्स देखे थे तो हमने ये देखा था कि नेस्टेड क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। नेस्टेड क्वांटिफायर का मतलब ये है कि अगर दो क्वांटिफायर एक दूसरे के स्कोप के अंडर आते हैं तो वो नेस्टेड क्वांटिफायर कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला क्वांटिफायर जो बाहर फॉर ऑल एक्स लगा हुआ है, ये इसकी स्कोप में ये सारा एरिया आता है, ठीक है। और चूंकि ये वाला क्वांटिफायर इसकी स्कोप के अंडर आ रहा है, इसलिए ये जो चीज़ है ये नेस्टेड क्वांटिफायर कहलाती है, ठीक है। जब हमने नेस्टेड क्वांटिफायर देखे थे तो हमने देखे थे कि मल्टीपल वेरिएंट्स जो है नेस्टेड क्वांटिफायर के एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास दोनों यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, दोनों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है। और हमने हर एक के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि कौन सी चीज़ कब ट्रू होती है और कब फॉल्स होती है। आज कुछ मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होने की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ और वो ये थी कि हमारे पास अगर दोनों सिमिलर तरह के क्वांटिफायर मौजूद हों तो उनके ऑर्डर चेंज करने से, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से स्वैप हो गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से ट्रुथ वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके पास क्वांटिफायर सिमिलर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोनों एग्जिस्टेंशियल लगे हुए थे, यहाँ पर अगर आप इनको स्वैप कर देंगे तो उससे उसकी ट्रुथ वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास दो डिफरेंट तरह के क्वांटिफायर्स हैं तब उनके ऑर्डर से उनके ट्रुथ वैल्यू पे मेजर फर्क पड़ता है, ठीक है। और आपने लास्ट टाइम ये देखा भी था कि हम ऐसे ही कर रहे थे, हमारे पास दोनों को सॉल्व करने का इवन तरीका भी डिफरेंट था, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप देती हूँ। तो सबसे पहले था फॉर ऑल एक्स वाला क्वांटिफायर। ये कब ट्रू होता है? जब डोमेन में गिवन सभी वैल्यूज के लिए आपका आंसर ट्रू होता है। और फॉल्स कब होता है? जब आपके पास एक जो है वो फॉल्स केस मिल जाए, ठीक है, एटलीस्ट एक फॉल्स केस। फिर हमने देखा था एक ये केस होता है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। इसका मतलब था कि हर एक्स के लिए जो आपकी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है आपने एक एक वाई ढूंढ लेना है, और हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है और इवन सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, मौजूद है, जिसके लिए आप ये वाई नहीं ढूंढ पाते तो ये फॉल्स होगा। इन ऑल अदर केसेस ये ट्रू है। इसी तरह से हमने ये वाला केस देखा था और हमने ये देखा था कि ये ज़्यादा जो है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दफ़ा फॉल्स होगा आपके पास। उसका रीज़न ये है कि ये इस तरह से है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ वाई के लिए आपके पास वन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जो आपकी सेटिस्फाई करे। और वही वो एक ऐसा स्टूडेंट जो हर चीज़ के अंदर फिट इन बैठे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट जो है आपके पास ऐसा एग्जिस्ट करे जो हर कोर्स के अंदर फिट बैठे, ठीक है। हर कोर्स में इसके अंदर ए प्लस है, होते भी हैं नो डाउट स्टूडेंट्स, लेकिन अगर अब हम इस तरह से देखें तो ये वाली चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ढूंढना, ठीक है, तो मेन सेट के अंदर से। तो ये होता था कि हम मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई लिस्ट करते थे और मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई के लिए एक एक्स ढूंढने की कोशिश करते थे, और अगर हमें मिल जाता था तो हम कहते थे जी ये ट्रू है, और अगर हम नहीं ढूंढ पाते थे तो ये फॉल्स कंसिडर होता था। इसी तरह से ये केस था, ये सबसे ज़्यादा आसान था। क्या कहते हैं जी, इसमें ये करते थे कि हम एक ट्रू एग्जाम्पल ढूंढते थे और अगर हमें एक ट्रू एग्जाम्पल मिल जाती है एटलीस्ट तो ये ट्रू कंसिडर होता है, इन ऑल अदर केसेस ये फॉल्स है, यानी अगर हमें एक भी ट्रू केस नहीं मिलता। एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ना है। अगर आपने इसको गड़बड़ की पढ़ने में तो फिर आपके सोल्यूशन में भी जो है वो मसला आएगा। तो ऑर्डर की बात मैंने आपको समझा दी है, सेम होगा तो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिफरेंट है तो ऑर्डर से मेजर फ़र्क जो है वो पड़ता है। जी बेटा हाफिज हमजा, सॉरी, जी बेटा बताएं। मैम जो देयर एग्जिस्ट वाला था हम्म। उसमें अगर एक से ज्यादा ट्रू आ जाए तब भी फॉल्स ही होगा ना। नहीं 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 बेटा, एक से ज़्यादा वाला केस हमारे पास अब नहीं है, वो यूनिकनेस में होता था। यहाँ पे हम कहीं भी यूनिकनेस क्वांटिफायर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा तब भी ट्रू कंसिडर होगा, ठीक है। वो यूनिकनेस क्वांटिफायर में ऐसा होता था कि एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास एक से ज़्यादा वाला क्राइटेरिया कहीं पर भी नहीं है। एक से ज़्यादा होगा तब भी कंसिडर ट्रू ही होगा, एक एक एटलीस्ट लाजमी होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तब भी वो ट्रू कंसिडर होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर के वाले से हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ये चीज़ है कि हमने देखा था कि हम ट्रुथ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने वो सारी एग्जांपल जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी उनकी ट्रांसलेशन भी लिख दिया, उनकी ट्रुथ वैल्यू भी जो है वो स्टेट करके आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। फॉर ऑल के केस में भी, देयर एग्जिस्ट के केस में भी,
फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई के केस में भी और देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई के केस में भी। तो ये वो सारी एग्जांपल्स है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मैंने आपके साथ स्लाइड के अंदर उनको जो है फॉर्मलाइज करके शेयर कर दिया है। वापस से वही बात यहाँ पर की जा रही है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि आपके पास जब दो डिफरेंट क्वांटिफायर्स होंगे तो उनके ऑर्डर से जो है उनकी ट्रुथ वैल्यू पे मेजर फर्क पड़ता है। अगर ये ट्रू होगा तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ हमारे पास केस एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने जो है इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है और इसको समझ के आपने जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताती जाऊँ कि अगर आपके पास ये वाला केस ट्रू होगा तो ये वाला चीज़ जो है ये भी ट्रू होगी, ठीक है, मस्ट ट्रू होगी। तो इसकी डिपेंडेंसी इस पर है, मतलब आप डिपेंडेंसी नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ तो मस्ट ट्रू होगी, लेकिन अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगा या नहीं। तो यहाँ पे सो है, लेकिन अगर ये ट्रू है तो ये कंफर्म ट्रू होगा, ठीक है जी क्लास। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे 3 वेरिएबल्स के साथ ही, लेकिन उससे पहले हम वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो आज आपको एज एन होमवर्क दी गई थी, ताकि आप उनको एक बार देख लें और उनको आपने सॉल्व भी की होंगी आई होप। जी क्लास सॉल्व की हैं? चलें जी ग्रेट, काफ़ी सारे बच्चों ने ट्राई किए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सवाल मैंने आपको दिए थे, और वहाँ से ही हम जो है चीज़ें वाइंड अप करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो मैंने आपको दिया था, आपने मुझे साथ साथ कंफर्म करते जाना है कि ये सवाल आपको दिया गया था या नहीं, और अगर नहीं दिया गया था तो जो आपको रेलेवेंटली दिया गया होगा मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो पहला सवाल जो मैंने आपको दिया था, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, वो है देयर एग्जिस्ट एन फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर, ठीक है जी क्लास, यही सवाल था पहला, बस मुझे ये कंफर्म कर दें। ठीक हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो क्लास आपके एंड पे इसका आंसर क्या आया है, ट्रू आया है या फॉल्स? तो कुछ लोगों ने ट्रू भी कहा है और मेजरली ने फॉल्स कहा है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि इधर ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा था कि जब भी आपके पास ये केस हो कि फॉर ऑल एम बाद में हो और देयर एग्जिस्टेंट पहले हो, तो आप क्या करते हैं जी, आप कुछ वैल्यूज़ लिस्ट करना शुरू करते हैं फॉर ऑल एम के अगेंस्ट। तो रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं, 70 लिख लें, 89 लिख लें, 0 लिख लें, 7 लिख लें, -3 लिख लें, -8 लिख लें, -31 लिख लें। तो मैंने कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए हैं, और ये नंबर्स जो हैं ये सिर्फ इतने लिमिटेड नहीं हैं, ये इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब के लिए एक वैल्यू ऑफ एन ढूंढनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कहा जा रहा है, तो मैं इधर रफ साइड पे चली जाती हूँ ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास n इज़ ग्रेटर देन m स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, आपने m की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है। तो पहली वैल्यू आपके पास 70 का स्क्वायर होगा 7749 4900, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 इज़ ग्रेटर देन 4900, नहीं, लेट्स से मैं ले लेती हूँ 5000, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास आ गया 5000 इज़ ग्रेटर देन 70 का स्क्वायर 5000। चलें अगर आप 50,000 लिख लेते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा और इन सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या अगर आप अपने डोमेन में से कोई भी नंबर पिक करें तो क्या वो इस नंबर के अगेंस्ट सेटिस्फाई होता है? नहीं होता। अगर आप एक बड़ा सा नंबर लेके आ जाएं, लेट्स से आप ले लेते हैं जी 10,000, तो ये नंबर तो उसके अगेंस्ट फेल हो जाएगा, फिर इसका मतलब है आपको ये नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप इससे बड़ा नंबर ले आएंगे, तो आप कभी भी ऐसा एक नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे कि उससे बड़ा नंबर जो है, मतलब ये केस जो है आपका सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। मैं वापस से एलैबोरेट करती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये किया कि मैंने कुछ जो सेट ऑफ वैल्यूज देखी ना, उनके लिए तो मैंने एक बहुत बड़ा सा नंबर निकाल लिया, इवन आप इसके साथ 1 लगा लें या कुछ भी और 2-4 जीरोस लगा लें,
तो जो गिवन सेट आपने लिया हुआ है ना उसके लिए तो शायद वो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे और नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनके अगेंस्ट वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो शायद आपने लिस्ट नहीं किए। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक नंबर ढूंढना मुश्किल है जो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो उससे बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन भी अगर आप देखें तो इनफाइनाइट है, तो हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स है। और आप इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं कि नो सच वैल्यू ऑफ एक्स नहीं बल्कि एन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है और रीजन मैंने आपको स्पेसिफिकली समझा दी है। जी बेटा, सवाल जिनके हैं वो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो किसी का? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, ज़ईम का सवाल है। जी ज़ईम। मैम अगर ये क्वेश्चन हमें आता है तो हमने सॉल्व भी करना है या बस ये बताएंगे कि ट्रू और फॉल्स है? बेटा आपने ये बताना है फॉल्स है, और साथ में जो मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है ये भी आपने लिखनी है, ताकि ये बात आपकी समझ आए कि हाँ आपने कुछ तो सर्च किया है जिसकी वजह से बेसिस पर आप कह रहे हैं कि ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आंसर जो है वो है हमारे पास फॉल्स, और फॉल्स इस वजह से है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अगेंस्ट हर एक वैल्यू का आंसर ट्रू है, इसीलिए आपके पास इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है जी क्लास, अगला सवाल देखते हैं जो आपको दिया गया था। नेक्स्ट सवाल जो था वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास है फॉर ऑल एन देयर एग्जिस्ट एम एन इंटू एम इज इक्वल्स टू एम। डोमेन इन सभी सवालों की जो है वो इंटीजर है। जी क्लास बताएं, इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स? तो अब दोनों तरह के मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू है, कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स है। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसका मतलब है कि मैंने कोई भी रैंडम नंबर्स ले लेने हैं, लेट्स से 70 माइनस माइनस 48 माइनस 7 0 8 9 19 और बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, क्या करना है, हर एक के अगेंस्ट एक वैल्यू ढूंढने की कोशिश करनी है, हर एक के अगेंस्ट एक वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू सबके लिए एक जैसी भी हो सकती है और वो वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, तो देर इज नो स्पेसिफिकली रूल के हर एक के लिए एक होनी चाहिए या हर एक के लिए जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो दोनों तरह की भी एग्जिस्ट करेगी तो हमारा जो है वो कंसिडर ट्रू ही किया जाएगा। ठीक है जी क्लास, तो मैं एक बार जस्ट क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ कि क्या ये हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, फॉर ऑल एन देयर एग्जिस्ट एम, बिल्कुल। तो क्या करते हैं जी, -70 के लिए आपने एक m ढूंढना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ साइड पे सॉल्व करना शुरू करूं तो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपके पास -70 से आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर जो है इक्वलेंट टू सेम नंबर के अगेंस्ट आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा, चलें जी जरा सोचते हैं कोई ऐसा m जो आप इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर भी m आ जाए। जी क्लास, तो है कोई ऐसा नंबर? तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा। -48 के अगेंस्ट देखें जी, -48 को भी 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। इवन अगर आप 1 से भी करें तब भी ये चीज़ जो है ये सेटिस्फाई होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं जी -7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नहीं नहीं नहीं, बल्कि 1 से नहीं कर सकते, 0 से ही करेंगे, -7 बल्कि 0 आ जाएगा, यानी m ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर, इसके अगेंस्ट भी आपके पास 0 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसके अगेंस्ट भी 0, इसके अगेंस्ट भी 0, इसके अगेंस्ट भी 0, इसके और सभी नंबर्स के अगेंस्ट आपके पास वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे जी ये ट्रू है। ठीक है, और ट्रू के साथ आप कह सकते हैं जी एग्जांपल्स बिलो। ठीक है, और आप एग्जांपल से देख भी सकते हैं कि हर एक के लिए आपका वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अगेंस्ट आप इसको ट्रू स्टेटमेंट को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो सबके लिए सिमिलर है, लेकिन अगर ये डिफरेंट होता या सिमिलर होता, दोनों केसेस में ये ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिनके सवाल है मैं उनके माइक अनम्यूट कर रही हूँ ताकि जो है वो आप अपनी बात कर सकें। जी स्टूडेंट्स पूछें। जी फाहद। मैम ये फॉर ऑल एंड देयर इज एम में कोई वैल्यू आपने कहा था अगेंस्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम ये पहले ले आए कि
देयर एग्जिस्ट n फॉर ऑल n, तो उसमें हमें बेटा जो वो अगेंस्ट दूसरा पार्ट भी सॉल्व करवा देती हूँ, इसका दूसरा वेरिएंट भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिलहाल अभी इस वेरिएंट को देख लें, दूसरा वेरिएंट में अभी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जी बेटा हुमैर। मैम ऐसे 0 तो हम पहले वाले में भी पुट करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा हमारा, तो फिर तो वो भी ट्रू होगा। बेटा आप इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? जी मैम। देखें जी, आप ये कह रहे हैं कि 0 इज ग्रेटर देन 4900, मैं इस वाले केस की बात कर रही हूँ। तो आप देखें क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। ओ सॉरी 0 इज सॉरी मैम, ये नॉट ग्रेटर ग्रेटर है। देन दिस नंबर, ओके मैम, ठीक है, तो ये फॉल्स मैं ही है। समझा इक्वल है। जी बेटा, और किसी का सवाल हो तो आई नो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली आपने सॉल्व तो करने हैं और सीखने तो हैं ही, ठीक है। इसका मैं दूसरा वेरिएंट आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिसमें मैं देयर एग्जिस्ट n पहले लिख देती हूँ और फॉर ऑल m बाद में लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये सवाल है देयर एग्जिस्ट n फॉर ऑल m, n m इज इक्वल्स टू m, ठीक है। डोमेन आपके पास इंटीजर्स ही है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वो रैंडम नंबर्स लिख लेने हैं जहाँ पर फॉर ऑल m है, ठीक है। तो ये जो आ गया 70, ये आ गया 30, 40, 0, -7, -3, -18, ठीक है। कुछ भी रैंडम नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। अब मैं हर नंबर के अगेंस्ट यहाँ पर एक नंबर ढूंढूंगी, ठीक है, सबके लिए 1। चले देखते हैं अब कौन सा ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरी रफ साइड है जो मैं सॉल्व करके देख रही हूँ कि अच्छा कुछ ऐसा केस निकल रहा है या नहीं। तो ये वैल्यूज जो मैंने लिखी है ये m की है। 70 पहली वैल्यू मैंने पिक कर ली है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ढूंढनी है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा m आ जाए, यानी 70 ही आ जाए। तो मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये लिख रही है कि 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 70 70 ही रहेगा। 30 के लिए चेक करते हैं, 30 इंटू 1 30 ही बन जाएगा, यानी 30 के लिए भी करेक्ट काम कर रहा है, 40 के लिए भी करेक्ट करेगा। 0, चलें 0 के अगेंस्ट चेक करते हैं। तो ये होना चाहिए जी 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी ट्रू है। यानी अगर आप यहाँ पर 1 पिक कर लें और यहाँ से डोमेन से कोई भी वैल्यू पिक करें, सबके अगेंस्ट आंसर ट्रू देगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी ये क्या है, आप कहेंगे जी ये ट्रू है, ठीक है। और ट्रू के साथ आप बताएंगे कि जी फॉर n इज इक्वल्स टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, ठीक है जी क्लास। और साथ में अगर आप रेफर करना चाहें तो आप कह सकते हैं एग्जांपल्स बिलो, और एग्जांपल बिलो का मतलब है कि जो मैंने साइट पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सवाल कंफ्यूजन कोई भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। जी बेटा, जिन जिन जिनके सवाल है वो हैंड अपना बात पूछ सकते हैं। जी फहद। मैम अगर देयर एग्जिस्ट पहले आ जाएगा तो यानी कि सबके लिए हमने जो अगेंस्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो सेम ही हो। बेटा यही तो आपको लास्ट लेक्चर से कह रही हूँ कि जब भी देयर एग्जिस्ट n पहले होगा तो सबके लिए एक वैल्यू होनी चाहिए, ये एक वैल्यू होनी चाहिए। ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेट्स से ये 2 के लिए भी सब, मतलब यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब है जो मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ना, ये 1, ये इन सब के अगेंस्ट सेटिस्फाई हो। अगर ये 1 के अलावा भी कोई नंबर है ना, लेट्स से 2 भी होता, ठीक है, 2 भी सबके लिए फिट इन बैठता, 3 भी होता, 3 भी सबके लिए फिट इन बैठता। ढूंढना क्या है, एटलीस्ट 1 वैल्यू, एटलीस्ट 1 वैल्यू। तो एटलीस्ट 1 वैल्यू हमें मिल गई है, 1 जो सबके लिए फिट इन बैठ रही है, तो ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं ढूंढ पाते तब ये फॉल्स होता। अभी हम ऐसा ढूंढ पा रहे हैं इसलिए ये ट्रू है। एक से ज्यादा भी होगा तब भी ये ट्रू कंसिडर होगा, यानी यहाँ पर 1 के अलावा भी कोई ऐसी एक वैल्यू होती जो सबके अगेंस्ट आंसर ट्रू दे रही होती, तब भी ये ट्रू होता। तो वो यूनिकनेस वाले पॉइंट को आपने अपने दिमाग से जो है वो निकाल देना है। जी स्टूडेंट्स, और किसी का सवाल है यहाँ पर? जी बेटा आयशा, आपका सवाल भी आंसर हो गया जो आपने पूछा हुआ है कि मैम पिछले वाले में 1 ले सकते थे ना, तो भी ट्रू फॉर कुछ केसेस में, ठीक है चलें। ठीक है जी क्लास, अगले सवाल कुछ देखते हैं जो आपको पूछे गए थे।
स्टिल अगर किसी का सवाल है इन सब में से तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर और सवाल लिख रही हूँ, स्टिल सवाल होंगे तो फिर मैं एंड पे जरूर डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट सवाल जो आपको दिया गया था वो देयर एग्जिस्ट m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 था। चलें जी क्लास, बताएं ये ट्रू है या नहीं। डोमेन वही थी इंटीजर्स। अगर ट्रू है तो आपने मुझे ये भी बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ये ट्रू है। जी क्लास, तो जब भी आपके पास ये केस होगा तो हमने एक चीज़ सीखी थी और वो क्या थी कि आपने एक ट्रू केस ढूंढ के निकालने की कोशिश करनी है। अगर वो एक ट्रू केस मिल जाता है तो ये ट्रू है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप n की वैल्यू पुट करें 2 और m की वैल्यू पुट करें 1, ठीक है, तो अगर आप इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सॉल्व करेंगे तो जी आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये दोनों साइड आपकी बराबर हैं, यानी ये ट्रू है। और इस ट्रू की वजह से जो है इसका ओवरऑल आंसर आपके पास ट्रू है, और ये आपने इसके नीचे जो है इसका ट्रू केस लिस्ट कर दिया है, जिसकी बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ये ट्रू है। ठीक है, ये नंबर 2 1 भी हो सकते या 1 2 भी हो सकता था, यानी n को आप 1 ले लेते, m को 2 ले लेते, इवन -1 -2 के लिए भी ये बिल्कुल करेक्ट बैठता। ठीक है, तो कुछ हमारे पास सेट ऑफ एग्जांपल्स एग्जिस्ट कर रही है जिनके लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसीलिए ये ट्रू है। अब यहाँ पर अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता भी दिया है कि लेट्स से n इज इक्वल्स टू -2 और m इज इक्वल्स टू -1 के लिए भी ये करेक्ट है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए करेक्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक भी वैल्यू के लिए करेक्ट ना हो। ठीक है जी क्लास, चलें जी अगला सवाल देखते हैं जो कि इसी का ही एक वेरिएंट था, जहां से आपको पूछा गया था कि जी देयर एग्जिस्ट m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। जी क्लास, बताएं ये ट्रू था या फॉल्स। ठीक है जी, तो ये अगर आप थोड़ा सा देखें जो कि आप भी मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड क्लास, तो ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स का रीज़न क्या है जी, आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे जो यहाँ पे फिट बैठे। अगर आप n लेट्स से, जैसे पहले आपने थोड़ा सा टेस्ट किया होगा, अगर आप 1 भी ले लेते हैं और m जो है लेट्स से 2 लेते हैं तो 5 बन जाएगा, 3 लेते हैं तो अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10, ये 10 बन जाएगा। 6 के बराबर आप कभी भी वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, आप कोई ऐसा केस नहीं ढूंढ पा रहे n और m के लिए जिसके अगेंस्ट आपका ट्रू हो, तो ये फॉल्स है। ठीक है, आप कह सकते हैं जी ये फॉल्स है, और साथ ही में आप ये स्टेट कर सकते हैं कि फॉर नो वैल्यू ऑफ एंड एन एम द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ एन और एम के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है जी क्लास, तो ये सारी वो एग्जांपल्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, और लास्ट लेक्चर में आपको एज होमवर्क दिया गया था। जस्ट एक सवाल यहाँ पर रह गया, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो था जी फॉर ऑल एम n प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। जी क्लास, बताएं ये ट्रू है या फॉल्स। चलें जी, ग्रेट क्लास, आपने तो सब बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, आप लोगों ने भी बिल्कुल ठीक बताया है। कुछ लोग ट्रू वाले भी आ गए हैं, अब ये इनको अभी समझ आ जाती है कि ये फॉल्स है। फॉल्स करने के लिए क्या करना था, एक फॉल्स केस देना था, जिसको आप कहते हैं जी काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप ले लें जी n को ले लें 2 और लेट्स से m को ले लें -3। ठीक है, चलें चेक करते हैं क्या ये फॉल्स केस बन रहा है या नहीं। तो अगर आप इसके इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस -3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। 2 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इक्वल्स टू -3। 2 प्लस 9 इज 11 इज इक्वल्स टू -3। नो, ये फॉल्स है। एक फॉल्स केस मिल गया है, इसी एक फॉल्स की वजह से आपका इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है जी क्लास, तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
यहाँ तक किसी का सवाल है तो पहले पूछ लें, फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो बताऊंगी। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करनी है जिनमें एंड और एग्जिस्ट कर रहे हैं और विद 3 वेरिएबल्स, वो भी डिस्कस करनी है हमने। जी क्लास, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और आज मैंने उतनी डिटेल में नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि हमने कैसे सॉल्व करना है, और वो ऐसा भी मुझे इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे जो है वो उसके अगेंस्ट आंसर देना शुरू किया है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए क्लास, आज जो है हम थोड़ी सी एक डिफरेंट एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से कि मैं आप एक सवाल लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि करना क्या है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हम करने क्या जा रहे हैं। डोमेन जो है वो मेरे पास जी है, और मैं पहले आपको सवाल समझाती हूँ। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर लगाया गया है, वही एंड जो आपने पहले पढ़ा था। एंड कब ट्रू होता है? जब हमारे पास ये वाला केस और ये वाला केस दोनों ट्रू हों। ठीक है, बस एंड के सिनेरियो में आपने देखना है कि क्या इसका ओवरऑल आंसर ट्रू है या नहीं। यानी आपने क्या करना है, इन शॉर्ट आपने ये करना है कि आपने ऐसी वैल्यूज ढूंढ के निकालनी है जिनको आप जमा करें तो वो 4 बन जाए, और जिनको माइनस करें तो वो 1 बन जाए। अगर आपने दोनों ऐसी वैल्यूज ढूंढ के निकाल ली जो इस वाली साइड को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस वाली साइड को भी सेटिस्फाई कर रही है, तभी ये ट्रू कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है, आपने ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज ढूंढ के निकालनी है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। चलें आप सोचें, क्या कोई ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं जिनको आप जमा करें तो 4 बन जाए और जिनको माइनस करें तो 1 बन जाए? जी क्लास, सोचें ज़रा इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या इसका सोल्यूशन है, ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो किन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, और फॉल्स है तो किन वैल्यू फॉल्स है तो क्या रीज़न है। चलें जी क्लास, सोचें, वो एन और एम की वैल्यूज़ निकालें जिनको आप जमा करें तो 4 बन जाए और माइनस करें तो 1 बन जाए। तो क्लास, अभी कुछ लोगों ने तो मुझे बता दिया है, कुछ लोगों ने ढूंढ भी लिया, और कुछ लोगों को नहीं भी मिली। चले मैं आपको वैल्यू बताती हूँ, आप उसके अगेंस्ट चेक करें। चले जी, अगर मैं कहूँ जी लेट्स से m जो है वो मेरे पास 1 है और n जो है वो मेरे पास 3 है। चले जी क्लास, टेस्ट करें ज़रा, देखें इनके लिए ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ये पुट करूँगी तो ये बन जाएगा n प्लस m इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, n है मेरे पास 3 प्लस m है मेरे पास 1 इक्वल्स टू 4। ये एंड मैंने एज इट इज लगा लिया, इधर से मैंने लिखा n माइनस m इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू है मेरे पास n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n है 1, ठीक है, सॉरी n है 3 माइनस m है मेरे पास 1। ठीक है, इसके लिए टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मेरे पास 1 है, 3 प्लस 1 4, ये 4 तो ये वाली साइड तो सेटिस्फाई हो गई है। 3 माइनस 1 2 होता है। चलें जी, इसके लिए तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये तो इस वैल्यू के लिए तो फॉल्स है, इसका मतलब है कोई और केस ढूंढना पड़ेगा। जी क्लास, ज़रा सोचें अब इसके ऊपर दोबारा से। चलें, ऐसा तो मुझे कोई केस नहीं मिल रहा। तो ये वाला केस मुझे लगा था शायद ट्रू होगा, लेकिन वो माइनस होके तो 2 देगा मुझे, 1 तो नहीं दे रहा। तो ये है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते जिनको आप पुट करें और आपका आंसर जो है वो ट्रू आना शुरू हो जाए। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स है, और फॉल्स का रीज़न भी आपको समझ आ गया कि कोई ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिनको आप जमा करें तो वो 4 बन जाए और जिनको माइनस करें तो वो 1 बने। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अच्छा, सिमिलर तरह का एक और सवाल देखते हैं। चलिए जी क्लास, अब ज़रा इस पे ज़रा सोचिएगा। देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड वापस से है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। चलिए जी क्लास, अब ज़रा ये सोचें, क्या आपके पास कोई ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप जमा करें तो वो 4 बन जाए और जिनको आप माइनस करें तो वो 2 बन जाए, और अगर दोनों साइड्स का आंसर आपको मिल जाएगा तभी ये ट्रू होगा। जी क्लास, अब ज़रा सोचें।
तो अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, अगर आप वापस देख लें, n इज इक्वल्स टू, या बल्कि x इज इक्वल्स टू अगर आप लेके चलें 1, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू लेके चलें 3, ठीक है, पुट करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 1 + 3 = 4 एंड 1 - 3 = 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इशू आएगा, तो मुझे इसको स्वैप कर लेना चाहिए, इसको 3 और इसको 1 रखना चाहिए ताकि माइनस वाला इशू ना आए। इसको 3 और इसको 1। अब दोबारा से पुट करते हैं तो ये बन जाएगा, इस वजह से मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना आंसर -2 आ जाता, ठीक है, -2 नहीं मुझे चाहिए था, तो ये बन गया 3 + 1 और ये बन गया मेरे पास 3 - 1 = 2। सॉल्व करें, 3 + 1 बनता है 4 = 4, ये साइड ट्रू हो गई, एंड 3 - 1 मेरे पास बनता है 2, 2 = 2 हो गया, ठीक हो गया, एंड 2 = ट्रू, दोनों साइड ट्रू, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। आपको एक ट्रू केस मिल गया, तो ये है ट्रू, और ये आपका वो ट्रू केस है जो आपने ढूंढ के निकाला है। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पर आपने ये सीखा है कि आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड और हो सकता है, जिसकी बेसिस पर भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास, मज़ीद जो है अब आपको ये दिखाना है कि 3 वेरिएबल्स के साथ चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ताकि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। तो मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड की तरफ ही ले चलती हूँ और वहाँ से आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ। तो पहला है मेरे पास, चले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हो रहा है। तो है फॉर ऑल x फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट z। सवाल है जी x + y = z। डोमेन है इंटीजर्स की, मैं यहाँ पे अब z की जगह इंटीजर लिख लेती हूँ ताकि आप 2z से कंफ्यूज ना हो। सॉल्व करते हैं और ज़रा सोचते हैं कि इसको अब कैसे सॉल्व करना है। तो ट्रिक पहली वाली है, बस आपने थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। जब आपको एक बार समझ आ गई तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मेरे पास रैंडम वैल्यूज़ हैं, जो कि मैंने भी आपको पहले बताया कि जैसे आप देखें फॉर ऑल एक्स, उसके नीचे रैंडम वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें, 70, 30, 40, 0, -3, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिख लें -8, -40, -35, 0, 7, ठीक है। कुछ मैंने दोनों जगह पे कुछ मैश लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हर मैश के लिए आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ तो ये कह रहा है कि 70 - 8 के लिए आपके पास एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसी तरह से 70 - 40 के लिए आपके पास एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। 70 - 35 के लिए आपके पास एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसी तरह से 70, 0, 77 और इसी तरह से 38, 30 - 40 और सभी के अगेंस्ट, हर एक के अगेंस्ट आपको एक वैल्यू का सेट मिलना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये सेट क्या मुझे मिल पा रहा है या नहीं। तो अगर आप इसको देखें ना, तो ये है, अगर मैं 70 और 8 की एग्जांपल उठाऊं, 70 मेरे पास x की वैल्यू है क्योंकि ये x के नीचे लिखी गई है, -8 मेरे पास y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू मैंने खुद ढूंढनी है। तो अगर मैं 70 वैल्यू पिक करूं जमा -8 लूं तो मेरे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके ये बराबर आ जाएगा, वो एक्चुअली में इनका सोल्यूशन है। 70 - 8 हो जाएगा मेरे पास 62। तो मैं फॉर z ऑफ की वैल्यू 62 के लिए ये मेरे पास इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको वापस से समझाई, ये 7 - 8 के अगेंस्ट नहीं आपने वैल्यू ढूंढी, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पूरा मैश क्रिएट हुआ हुआ है। तो अगर आप 70 - 40 भी पिक करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि है 30, जो इनके बराबर है, ठीक है। तो यानी आपके पास हर केस में यहाँ पर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो कोई भी केस हो, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है। और आप कह सकते हैं कि फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट अ जी, ठीक है। फॉर एनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट अ जी for which the statement is true। जी क्लास, आपको समझ आइए ये किस तरह से ट्रू है।
तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके पास ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी नंबर ऑफ पेयर उठाएं एक्स और वाई का, और हर पेयर के लिए आपके पास एक जी एग्जिस्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कोई भी एक्स और वाई का पेयर उठाएं और उस पेयर के लिए आपके पास एक जी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें ना, तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो है। ठीक है, मैं इरेज करके दोबारा से या बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई पिक कर लें। ठीक है, चलें आप मुझे कोई एक वैल्यू बताएं क्लास, जिसको कंफ्यूजन है वो मुझे एक वैल्यू बता दें। जी क्लास, जी बेटा आयशा, आप ही मुझे बताएं कोई एग्जांपल। तो 40 एक्स की वैल्यू मैंने आपकी लिख ले ली है, नेक्स्ट वैल्यू बताएं। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है 1 ले लें और यहाँ -9 ले लें। चले मैं यहाँ पे आपको ये वैल्यू ढूंढ के दे दिखाती हूँ। और मुझे आयशा ने कहा है कि यहाँ पे -1 ले लें। ठीक है बेटा, अगर मैं सिर्फ इन वैल्यूज के अगेंस्ट देखूँ ना, तो मैंने करना क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ। सिर्फ मैं अगर ये 4 वैल्यूज के अगेंस्ट देखूँ, अगर आप मिन सिर्फ 4 वैल्यूज के अगेंस्ट देखें ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने 41 के अगेंस्ट एक ट्रुथ वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। यानी अगर मैं इसके बॉक्स कुछ इस तरह से बना दूं, ठीक है, आपके पास 40 और 1 के अगेंस्ट एक ट्रुथ केस होना चाहिए, जो है 40 और -1 के अगेंस्ट। इस पेयर के अगेंस्ट आपको एक ट्रुथ वैल्यू मिलनी चाहिए। 40 और -9 के अगेंस्ट आपके पास एक ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसको दूसरे एंड पे देखें, तो आपने 1 और -1 के अगेंस्ट एक वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। 1 और -1 के अगेंस्ट, और इसी तरह से 1 और -9 के अगेंस्ट। 1 और -9 के अगेंस्ट वैल्यूज बहुत लिमिटेड ली हैं मैंने। ठीक है, लेकिन इससे भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब अगर मैं सिर्फ इतनी ही वैल्यूज के लिए चेक करूं, ठीक है, इतनी ही वैल्यूज के लिए अगर आप चेक करें, तो 40 और -1 के अगेंस्ट मेरे पास कोई जी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलिए ढूंढते हैं। तो मेरे पास x है 40, y है मेरे पास -1। तो अगर इस इक्वेशन को मैंने ट्रू बनाना है, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए? मेरे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए 39। एग्जिस्ट कर रहा है ना मेरे पास जी? इस केस में मेरे पास 39 एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सॉल्व होकर 39 बन जाएगा, ये 39 है और ये ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 40 और 9 के लिए। 40 प्लस -9 अगर आप लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 31। और अगर आप इसको देखते हैं जी, 40 -9 होता है आपके पास 31, और यहाँ पे भी आपके पास 31 ही है, तो इसके लिए भी आपके पास ट्रू मिल गया। यानी यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 31 है। इसी तरह से 1 और -1 के लिए भी आप देख सकते हैं, ये हो गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0। ये 0 0 के बराबर हो गया, तो ये फॉर वैल्यू ऑफ 0 ये आपका ट्रू है। 1 और 9 के लिए भी अगर आप देखें, तो ये 1 प्लस -9 बनेगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -8। -8 इक्वल्स टू -8, यस। तो आपके पास हर एक केस में आपको एक वैल्यू ढूंढ के निकाल पा रहे हैं आप, और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये ट्रू है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपके पास इकट्ठे मतलब इस तरह से कुछ मैश आ जाएगा, तो तब आपने थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है कि अच्छा यहाँ कहाँ क्या जा रहा है, और टेक्निक वही पहले वाली फॉलो होगी। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें जो यहाँ पर ही गिवन है, जो कि है जी देयर एग्जिस्ट जी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट जी फॉर ऑल, बल्कि देयर एग्जिस्ट जी, चलो मैं इसको एक बार देख ही लूँ कि क्या मैं करेक्ट ही लिख रही हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये है देयर एग्जिस्ट जी फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई। ठीक है, स्टेटमेंट अगर मैं यही रखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जी, तो क्लास जरा आप इस पे जरा टेक्निकली सोचें और मुझे बताएं क्या इसका आंसर ट्रू है या नहीं। ठीक है, u आपके पास z है यहाँ पर। जी क्लास, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप इस तरफ से कोई भी पेयर पकड़ें और उनके लिए जो है वो हर पेयर के लिए एक ही z एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब भी z पहले जाएगा, तो उसका मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सब के लिए एक ही z। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये कुछ इस तरह का केस है कि यहाँ पे लेट्स से आप 70 ले लें, यहाँ 3 ले लें, यहाँ -40 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, या 13 ले लें। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इन सब के लिए एक वैल्यू
अब आप देखते हैं कि ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा कि वही एक वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे और वही एक वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे और इनके किसी भी कॉम्बिनेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसा कोई एक जी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर आप यहाँ पर, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है यहाँ 0 ले लें, तो बेटा अगर आप इनको जमा करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग 0 और एनी अदर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 0 लेते हैं तो उन दोनों का जमा जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ये सिनेरियो आ जाता है जिसमें आपके पास सारे फॉर ऑल होंगे, तो ये ढूंढना आपको समझ आता है, एक फॉल्स केस ढूंढना है सभी में से। अगर आपके पास ये सिनेरियो आ जाता है तो इसका मतलब है इन सब में से आपने एक ट्रू केस ढूंढना है। ठीक है, तो ये बाकी तकरीबन एक ही जैसा, लेकिन आपने थोड़ा सा टेक्निकली सोच के अब इसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी देयर एग्जिस्ट जी स्टार्टिंग पे होगा तो इसका मतलब है कि सब के लिए एक वैल्यू, अगर एंड पे होगा तो इसका मतलब है हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। जैसा हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में देखा था, जहाँ पे हमने हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू ढूंढी थी और यहाँ पर हमने हर एक के लिए एक ही वैल्यू ढूंढनी है, जो कि मुश्किल है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप सबके लिए एक ही फिट एंड ढूंढ के निकालें। ठीक है, जो सबके लिए फिट बैठे, ऐसा एक नंबर जो सबके लिए फिट बैठे। जी क्लास, तो यहाँ पे मेरा नेस्टेड क्वांटिफायर का लेक्चर तो होता है एंड। अब मुझे ये बताएं, नेस्टेड क्वांटिफायर्स में आपका कोई सवाल हो, अगर है तो मैं उसको आंसर कर देती हूँ, और अगर नहीं है तो फिर हम एक छोटा सा बहुत ही आसान सा टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। वो आसान सा टॉपिक खत्म होगा तो फिर एक मुश्किल टॉपिक आएगा, तो कुछ इस तरह का अब कॉम्बिनेशन है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल है, बल्कि इससे आगे कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। जी क्लास, यहाँ तक कोई पर्टिकुलरली सवाल है तो पहले बता दें। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वापस से पॉइंट मैंने बहुत दफ़ा ये क्लियर करने की कोशिश की है कि क्वांटिफायर्स के अंदर ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ तब मैटर नहीं करता जब दोनों क्वांटिफायर जो हैं वो यहाँ यूनिवर्सल हैं, या दोनों क्वांटिफायर या मल्टीपल क्वांटिफायर जो लिस्टेड हैं वो एग्जिस्टेंशियल हैं, यानी सिमिलर हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल का पेयर होगा या एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल का पेयर होगा किसी भी तरह का, तब ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है और आपने उसको बहुत ही क्लियरली देख के सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हम किसी भी पेयर ऑफ आपके स्टेटमेंट को कैसे निगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो हम इसको कैसे निगेट कर सकते हैं, बस इसको लास्ट देखेंगे। और ये आई होप आपको समझ आती है क्योंकि हमने ये पहले भी निगेट करना सीखा हुआ है, तो बस वो निगेट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो निगेट करने का मतलब है कि यहाँ पर एक बाहर नॉट मौजूद, ठीक है, और इसके बाद है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब है ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा। आपने ये देखा था कि जो आपका क्वांटिफायर होता है, अगर वो क्वांटिफायर जो है वो आपके पास फॉर ऑल का है तो वो चेंज हो जाता है देयर एग्जिस्ट में, और अगर वो देयर एग्जिस्ट का है तो वो चेंज होता है फॉर ऑल में। तो यही करना है हमने। तो सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, और निगेशन आपकी यहाँ मूव हो जाएगी, नॉट देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मैं बारी बारी हर एक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब निगेशन यहाँ है, इसका मतलब है इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब देयर एग्जिस्ट किस में चेंज हो जाएगा, फॉर ऑल में हो जाएगा। तो ये देयर एग्जिस्ट एक्स ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा फॉर ऑल वाई, और आपकी निगेशन जो है वो यहाँ पर चली गई है और यहाँ ये बन गया है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्टली क्या होगा, ये निगेशन जो है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एक्स इंटू वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट की निगेशन है। निगेट कैसे करना है, पहली बात एक ही बार में नहीं कर देना, बारी बारी सारे स्टेप्स को करना है। और आप चाहें तो इसके साथ ये भी स्टेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में जो चीज़ आपने अप्लाई किया है वो डी मॉर्गन है। तो ये जो आपकी इनके दरमियान स्विचिंग होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो डी मॉर्गन है। ठीक है,